हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आज की इस क्वेश्चन सीरीज को मतलब आज जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगर आप उनको अच्छे से मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो फाइनल एग्जाम में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो पीडीएफ नोट्स होंगे टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा मैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी है। ये उन बच्चों के लिए जो नए हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे जाओगे आप तो फाइल सेक्शन से आपको नोट्स डाउनलोड मिल जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पीवाईक्यू सीरीज के नाम से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखो हमें क्या मिल रहा है। पहला क्वेश्चन जो है ये लेंज लॉ पर बेस्ड है। ठीक, और लेंज लॉ पर बेस्ड जो क्वेश्चन है जिनमें आपको करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी होती है, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आपको यहां पर ट्राई करना है कि आपके अकॉर्डिंग अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल को लेकर के आया जाएगा तो किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, और इसको जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जा रहा है तो किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आप इसका सही आंसर देंगे, लेकिन उससे पहले लेंज लॉ क्या कहता है इसको समझ लो। लेंज लॉ ये कहता है जब जब किसी भी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से होगी कि हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज को अपोज करेगी। मतलब अगर जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देना है, और अगर घट रहा है तो उसको घटने नहीं देना है। दैट मीन्स अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो उसको सपोर्ट करना है, डिक्रीज नहीं होने देना है। ठीक है, ठीक, सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देना, उसको क्या करना है, उसको अपोज करना है। बस इतनी सी बात आप याद रखो। अब आप जानते हो सपोर्ट कैसे करा जाता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना के सपोर्ट करा जाता है। अपोज कैसे करा जाता है, जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना के अपोज करा जाता है। क्लियर है? आपको यहां पर एक चीज और याद रखनी है कि किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप बस एक काम करें, फिंगर्स को कर्ल करें, उंगलियों को मोड़ दें, है ना, फिंगर्स को कर्ल करें, तो फिंगर्स की जो कर्ल होगी ये करंट की डायरेक्शन बताएगी, और जो थंब होगा, थंब जो होगी ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। और ये कौन से हाथ की फिंगर है? राइट हैंड की फिंगर है, राइट हैंड। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या करना है, अपोज करना है। तो अभी इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड बनानी है। अब बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट कहाँ जाएगा? देखो, बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड मतलब अंगूठा बाहर आना चाहिए, तो अंगूठा बाहर आया तो उंगलियां इस डायरेक्शन में मुड़ रही हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो यहां पर आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये देखो। तो ए बी सी डी ए, या फिर यहां पर चेक कर लो कहां से स्टार्ट करा है, सब में बी से है, तो बी सी डी ए, तो बी सी डी ए बी, बी सी डी ए बी, बी सी डी ए बी इन दोनों में है, तो इसका मतलब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा एक बार। क्लियर है? तो अब देखो, इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं तो फ्लक्स घट रहा है, घटते हुए फ्लक्स को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करा जाएगा? ऑलरेडी जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की साइड है, तो इसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाए ये भी अंदर की साइड बनाए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड बनाने के लिए अंगूठा अंदर की साइड होना चाहिए, थंब अंदर की साइड होना चाहिए। तो थंब अंदर कब होगा? जब उंगलियां इस डायरेक्शन में मुड़ेंगी। क्लियर है? देखो जरा, थंब अंदर कब होगा? जब इस डायरेक्शन में मुड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, बी ए सी बी, हाँ, तब जाकर के ये सपोर्ट कर पाएगी। तो बी ए सी बी कहाँ लिखा है? बी ए सी बी, ये बी सी ए बी लिखा है, बी ए सी बी ये लिखा है। तो इसका मतलब जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, दैट विल बी बी ए, ये बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। यही आपका जो है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या दिया हुआ है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझते हैं जरा, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक बार जैसा जैसा लिखा जाएगा मैं वैसा वैसा इसको ड्रॉ करूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन को जो है इसके ऑप्शंस को समझेंगे। ठीक,
क्या लिखा है कि एक रेक्टेंगुलर, एक स्क्वायर, एक सर्कुलर और एक इलिप्टिकल लूप। आप मुझसे पहले वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर मैंने आपसे पहले आंसर दे दिया था। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा करेंगे। देखो रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर और इलिप्टिकल, ये 4 लूप है हमारे पास। ये कहाँ रखे हैं? एक्स वाई प्लेन में रखे हुए हैं, मतलब ये सामने जो आप देख रहे हो ये एक्स वाई प्लेन है। मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहे हैं। आगे क्या लिखा है? इन सब की जो वेलोसिटी है वो v है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव जेड, नेगेटिव जेड होता है अंदर की साइड, पॉजिटिव जेड होता है बाहर की साइड, तो अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है। आगे कहा जा रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पासेज ऑफ दीज लूप्स आउट ऑफ द रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर, बोला इनमें से जब हम इसको बाहर निकालेंगे लूप्स को, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किस शेप के लिए कांस्टेंट नहीं होगा। तो पहले मैं आपको कंडीशन ड्रॉ कर देता हूं। जैसा कि कहा जा रहा है एक्स वाई प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, तो हमने वही काम यहाँ पे कर लिया। ठीक है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। इसके बाद आप ध्यान से देखिए कि यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि 4 शेप हैं। कितने शेप्स हैं? 4 शेप। तो पहला शेप हमने मान लिया कि पहला शेप जो है ये स्क्वायर है। दूसरा शेप हमने मान लिया, दूसरा शेप रेक्टेंगल है। ठीक है, तीसरा शेप हमने देखा कि जो तीसरा जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कल है। क्या है? सर्कल। ठीक है, और चौथा जो हमने देखा शेप वो क्या है? ये चौथा शेप जो है ये एलिप्स है। क्या है? एलिप्स। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने चारों को बाहर निकाला, इस मैग्नेटिक फील्ड से आपने चारों को बाहर निकाला। तो आप यहां पर ये देखिए कि जब हम चारों को बाहर निकालेंगे तो एक्चुअल में जब ये बाहर निकल रहा है, देखो जिस रेट से फ्लक्स चेंज होता है उसी रेट से ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। तो जब हम इसको बाहर निकाल रहे हैं तो पहले सेकंड इसका ये वाला पार्ट, इतना पार्ट जो है बाहर निकला, अगले सेकंड भी इतना ही पार्ट बाहर निकला क्योंकि सेम वेलोसिटी है, अगले सेकंड भी उतना ही पार्ट बाहर निकला, मतलब जितना जितना पार्ट बाहर निकल रहा है उतनी फ्लक्स कम हो रहा है, फिर अगले सेकंड भी उतना ही पार्ट यहाँ पे बाहर निकला, तो जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो सेम होगा। ठीक है, हर बार इसमें भी पहले सेकंड में इतना, दूसरे सेकंड में इतना, तीसरे सेकंड में भी सेम, चौथे सेकंड में भी सेम। तो इसका मतलब है इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो इसमें जो ईएमएफ बनेगा वो भी कांस्टेंट जो है इंड्यूस होगा। लेकिन इसमें आप ये देखो कि पहले सेकंड में इतना सा पार्ट बाहर निकला, अगले सेकंड में ज्यादा, क्योंकि सर्कल में ऐसे ही होगा, फिर अगले सेकंड में और ज्यादा, फिर अगले सेकंड में और ज्यादा। तो फ्लक्स चेंज होने की जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, ईएमएफ नॉट कांस्टेंट। इन द सेम वे इलिप्स में भी ऐसा ही सीन बन रहा है। इस इलिप्स को भी जब हम बाहर निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से तो क्या हो रहा है, तो इसके अंदर भी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसके अंदर भी ईएमएफ कांस्टेंट इंड्यूस नहीं होगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखो, क्या चारों के लिए कांस्टेंट नहीं है? नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि बी में क्या लिखा है? सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप्स। लेकिन कभी भी जो है जब तक चारों ऑप्शंस को आप चेक ना करें तब तक आप इसमें टिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस को टिक करने के बाद हमने इस पे जो है डिसीजन लिया हुआ है। ठीक है, तो आप चारों ऑप्शंस को हमेशा पढ़ा करें ध्यान से और आगे बढ़ें। अगर आपको लग रहा है आपके आंसर्स बाय चांस गलत जा रहे हैं ना, तो घबराने की बात नहीं है। सीबीएसई हो चाहे कोई भी, 1000 टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे, वही एक चैप्टर में 10-20 टाइप के जो है क्वेश्चंस होते हैं और वो आप पहले से प्रैक्टिस कर ले रहे हो, तो घबराना नहीं है। लेकिन हाँ, पहले ट्राई जरूर करेंगे आप मेरे साथ में मुझसे पहले कि सर मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि गलत हो जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं। सही हो जाए तो मोटिवेट जरूर, आपको जो है मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ भाई साहब क्वेश्चन अपन से बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लो। और हाँ, जितना आप अपने प्री बोर्ड्स वगैरह से परेशान हो रहे हो उतना परेशान आपको नहीं होना है। मेरे साथ मिलकर के पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो करो। हाँ, नए क्वेश्चन सैंपल पेपर से लगा लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक, बाकी हम कुछ और भी आपके लिए करने वाले हैं, आपको पता पड़ जाएगा। ठीक, चलिए, तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने के चांसेस आपके भरपूर रहते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स
लिंक्ड विद द कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय, देखो फ्लक्स की हमें इक्वेशन दे दी गई और क्या दिया गया कि आपको 4 सेकंड पर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है कॉइल में। तो देखो कभी भी आपको फ्लक्स की इक्वेशन दे दी जाए तो आपको क्या करना होता है, बस आपको यहाँ पे लगाना है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी और इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल। और फाई की जो इक्वेशन हमें दी हुई है ये कितनी दी है, ये हमें दी हुई है 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16, ये दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डिफरेंशियल करेंगे। तो माइनस 5t स्क्वायर का डिफरेंस, अच्छा माइनस को तो अलग कर दो, 5t स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 10t प्लस इसका हो गया 3। इसके बाद आप इसको सॉल्व करो, प्लस में जा रहा है ना, हाँ जी सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू देखो कितना बना 10, कितने सेकंड पे, T इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया 4 प्लस 3 तो माइनस साथ में चल रहा है, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 43 वोल्ट। ठीक, तो ये आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और बी हमारा माइनस 43 हमने टिक कर दिया। आगे बढ़ेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे और इसमें से करंट पूछ लेता है, तो करंट के लिए आप बस क्या करें, ईएमएफ में रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं जरा इसको, देखो अच्छे से पढ़ेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको टिक करना है पहले। मैं तो बस ये कहूंगा कि पहले आप इसको टिक करो, आप अपने हिसाब से क्या जो है आपको लग रहा है, ठीक गलत हो जाए घबराना नहीं है, क्योंकि फिर से कहूंगा कि 100 टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रिपीट होंगे। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बस सारा जो है काम हो जाएगा आपका। देखते हैं जरा क्या दिया हुआ है, एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है, एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है जिसकी साइड क्या है, जिसकी साइड है L, ठीक ये दिया हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसमें ये नहीं कहा, इसमें ये नहीं कहा कि मूविंग आउट ऑफ द फील्ड, इसने ये नहीं कहा कि फील्ड से बाहर निकाला जा रहा है, उसने बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड में ही मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके जो है साइड्स के वगैरह के परपेंडिकुलर है, ये लिखा है मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट है, टाइम एंड स्पेस का मतलब है ना तो टाइम के साथ जो बदल रही है और ना जगह के साथ। आगे दिया जा रहा है कि एंड परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ लूप एग्जिस्ट एवरीवेयर एज शोन इन फिगर, मतलब ये जो फील्ड है ये पूरे में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कितना करंट इंड्यूस होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि इन तीन में से कोई है तो आप गलत है, क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि ये फील्ड में मूव कर रहा है और फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, ये जगह से के हिसाब से बदल नहीं रही है ना ही खत्म हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर भी रहा है लूप तो इसका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो इसके अंदर कोई करंट नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बाकी इन तीनों पे तो कहने का मतलब है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तभी अपन से बनेगा, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगा। क्लियर है, अगर इस डायग्राम में ऐसा दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि अरे इसको तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जा रहा है और हम इन तीन में से कोई टिक कर सकते हैं फिर, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी अपना जो सही जवाब इसमें मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। ये देखो सीबीएसई ने 2021 में यानी कि 2021 में पूछा है ये क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है कि कॉइल वायर एनक्लोजिंग एन एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। इतना देखो ये दिया हुआ है हमारे पास एरिया, ये एरिया की वैल्यू है, ये थीटा है क्या चेक कर लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। आगे दिया है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, अब कॉइल के साथ फ्लक्स निकालना है, सिंपल है, फाई इज इक्वल टू NBA cos थीटा लगा देंगे। लेकिन कुछ छोटी सी पॉइंट है इसमें, आगे बताया जा रहा है इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू जीरो, यदि मैग्नेटिक फील्ड एक टाइम के बाद जीरो हो जाती है, कितना टाइम लग रहा है उसमें 10⁻³ सेकेंड के बाद जीरो हो जाती है, तो आपको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो
समराइज करता हूँ, समराइज करूँ तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इसमें 2-3 बातें दी हुई हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, आपको एंगल के बारे में हिंट दी है, इसके बाद इन्होंने आपको एरिया दिया है, ठीक, फ्लक्स पूछा है और पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा यदि फ्लक्स 0 हो जाए उसके बाद। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो एंगल जो आपको दिखाया जा रहा है, ये एंगल कितना है, ये जो एंगल बन रहा है विद इट्स प्लेन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये चीज गलत है, आपको हमें समझनी है कि प्लेन के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रही है वो 60 डिग्री बना रही है। ठीक है, प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रही है 60 डिग्री। ये मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल का प्लेन है, ठीक, इसके साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री। जबकि हमें 60 डिग्री एंगल नहीं लेना, हमें प्लेन के साथ एंगल नहीं लेना होता, हमें प्लेन के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं उसके साथ एंगल लिया जाता है, तो वो एंगल कितना होगा अभी 30 डिग्री। तो जो भी आपको एंगल प्लेन के साथ दिया जाता है वो आपको कंसीडर नहीं करना है ना, जो भी प्लेन के साथ एंगल दिया है उसको 90 में से घटा दो, जो बचेगा वही एंगल थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है ना, वही एंगल थीटा की वैल्यू होगी। अगर आपको क्वेश्चन में ये मिल जाए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन मेकिंग एंगल इतने डिग्री, तो आप वो कंसीडर कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये देखो ये प्लेन है, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो प्लेन पे परपेंडिकुलर जिसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं उसके साथ एंगल देखा जाता है। क्लियर, तो फाई इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ टर्न्स तो दिए नहीं है कॉइल के, नहीं तो एन ले लेते, एन बी ए कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 30 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू 10⁻⁻1 टेस्ला, ए की एरिया की वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 का इंटू कर देंगे। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इतने का इंटू होता है, इसकी वैल्यू आ गई √3/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस के 5 जीरो हो गए, ये 2 जीरो, तो माइनस के 3 जीरो हो गई ये, इसके बाद ये बच गया 0.86, √3/2 की वैल्यू इतनी होती है 0.86। ठीक, और ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाई, ये जैसे मान लो कि ये इनिशियली जो फ्लक्स था उसको हमने नाम दिया φ1, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रही है तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, उसको हम φ2 नाम दे देंगे। तो 0.86 इंटू 10⁻⁻3, यूनिट क्या होगी बताओ जरा, यूनिट होगी वेबर। ठीक है, क्या निकालना है अभी, अभी आपको निकालना है हियर एज गिवन, जैसा कि दिया गया है कि जो फ्लक्स है अभी जो सेकंड वाला है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, अब देखो अगर जो फ्लक्स की वैल्यू है वो आपको इक्वेशन के फॉर्म में दी जाए तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी किया था, लेकिन अगर फ्लक्स की वैल्यू आपको φ1 φ2 के फॉर्म में दी जाए या निकालनी पड़े तो आप ईएमएफ जो निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, -del∅/del t। क्लियर है, E इज इक्वल टू माइनस del फाई की जगह φ2 माइनस φ1 अपॉन del t की जगह 10⁻⁻3, वो हम पुट कर लेंगे अभी। E इज इक्वल टू माइनस φ2 की वैल्यू 0, φ1 की वैल्यू 0.86 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन में क्या बचा है 10⁻⁻3 सेकेंड, तो -3। E इज इक्वल टू, ये आपका प्लस का 0, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, तो 0.86 इंटू 10⁻3 अपॉन में क्या आ गया 10⁻3, इससे ये कटेगा तो ईएमएफ की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 0.86 वोल्ट ओनली। क्लियर है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, आपको समझ में आए होंगे। कमेंट सेक्शन में भी जरूर से मुझे बताना, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते हैं। अरे भाई साहब, ये एसी का एक क्वेश्चन जुड़ गया है जो कि 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है, इसमें देखो कुछ नहीं करना, हालांकि हम इसको एसी में भी एकदम सिंपल था, 1 नंबर के क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें पूछा है व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटेंस सी इन एन एसी सर्किट यूजिंग सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी n हर्ट्ज। देखो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर की इम्पीडेंस या कैपेसिटर के रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XC इज इक्वल टू
1/ओमेगा c। XC इज इक्वल टू ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह n लिखा है तो ये c हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में एक क्वेश्चन आ गया तो वो हमने कर दिया। तो ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला बन जाएगा कैपेसिटर की, जिसको हम रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, चलो ये सीबीएसई ने 2020 में पूछा है क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। इसके बीच में आपको रिलेशन चाहिए। देखो यहां पर आप समझ लो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी किसी कॉइल में करंट अगर कांस्टेंट फ्लो हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब किसी कॉइल में या सोलेनॉइड में करंट की वैल्यू चेंज हो रही होती है तो उसके कारण से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, है ना। तो जितना जल्दी जल्दी करंट चेंज होगा उतना ही ज़्यादा फिर सेल्फ इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आपको समझना है कि जो यहाँ पर आप समझिए कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेल्फ इंडक्शन की अगर हम बात करें तो ये di/dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो ग्राफ जो बनेगा वो भी फिर कैसा बनेगा, ये भी फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से स्ट्रेट या लीनियर, स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है, बस ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर में था, काफ़ी है इतना। इसके बाद जो दूसरा आप क्वेश्चन देखते हैं वो यहाँ पे समझो कि क्या दिया हुआ है। ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप देख लो कि ये क्वेश्चंस वो हैं जो सीबीएसई ने पूछे हैं, ये क्वेश्चंस वो नहीं है जो आपके स्कूल में आए हैं, जो किसी ने टीचर ने फ्रेम करे हैं। मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये आप जो देख देख के घबराते हो, आपको एकदम घबराहट होती है ना, वो आप ये देखो कि अगर ये क्वेश्चंस पूछे गए तो आपके केस में थोड़ा ना होगा कि 100% पेपर ऐसा बना के दे दिया अब बच्चों से सवाल ही नहीं उठ रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। आप बस छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे साथ क्लियर करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ L है, ये मैग्नेटिक फील्ड में देखो क्या दिया है, ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L इज केप्ट पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। ठीक, समझो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर जो है या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में एक लेंथ L का की जो रॉड है ये पैरेलल है। ठीक है, इट इज मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है और वेलोसिटी की बात कर रहा है। अब इसमें पूछा है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो देखो बहुत बेसिक सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसको हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। क्लियर है, लेकिन उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये होती है, जैसे मान लो कि ये कंडक्टर को आप मोशन करा रहे हो, उसने ये बोला है इस कंडक्टर को आप मोशन करा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें इंड्यूस हो जाएगा जो है ईएमएफ, लेकिन वो कब होगा, जब इसका मोशन और इसकी लेंथ यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है और इसकी जो लेंथ है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के भी परपेंडिकुलर हो। तो हम ये बोल सकते हैं जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं केवल तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर 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 इन तीनों में से कोई भी पैरेलल हुआ एक दूसरे के तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ऐसा याद रखो कि B इज परपेंडिकुलर टू L इज परपेंडिकुलर टू V, जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा किसी भी केस में, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो मतलब मोशन ऑफ कंडक्टर के, या फिर वेलोसिटी और लेंथ एक दूसरे के पैरेलल मतलब पैरेलल हो, पैरेलल है ना। ये जो 11 जो बना हुआ है वो किसका साइन है, पैरेलल का। ठीक है, तो ऐसे केस में जो 0 ईएमएफ इंड्यूस होगा या नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बस ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बताओ जरा, क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, बट बहुत सारे नहीं बहुत सारे बच्चे इसके जवाब को गलत कर देंगे अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे। सीधे एग्जाम में जाओगे तो 90% बच्चे गलत कर देंगे। ठीक है, और उसमें है कुछ भी नहीं। क्लियर? लेकिन मैं आपको इसके आंसर के साथ साथ इसमें एक और केस बताऊंगा जो कि आपको समझना है। ठीक, चलिए, तो ताकि अगर आपके एग्जाम में जो दिया गया है उसके अलावा थोड़ा चेंज करके भी दे दें तो आप उसको बना पाएं। देखो
क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पर दिया जा रहा है कि ए मेटेलिक रॉड PQ ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। देखो ये इसकी एक्सिस है, मतलब ये वाला पॉइंट फिक्स है, अब इसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जैसा कि फिगर में बताया जा रहा है। तो हमें बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन पॉइंट P एंड Q। इस पॉइंट P और Q के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, हमें ये बताना है। देखो तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस रॉड को घुमाएंगे, क्लियर, तो पहले आप ये देखो, अगर ये रॉड ऊपर जाएगी तो हम ये मान लेते हैं इसमें अवेलेबल जो चार्जेस है वो भी ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें दोनों टाइप के चार्जेस होंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो हमने मान लिया कि पॉजिटिव, देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 4 फिंगर, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मिडिल फिंगर, थंब जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स बताएगा। तो मान लेते हैं कि ये इस हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस साइड आ जाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस साइड आ जाएंगे, क्लियर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं। और इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखें तो मिडिल फिंगर, अब ये वाली साइड नीचे जाएगी ना, अगर ये ऊपर उठ रही तो ये नीचे जाएगी, तो ये वाली फिंगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड वाली, चार्ज जो है नीचे जा रहा है पॉजिटिव, तो हमने मान लिया ये नीचे, तो फोर्स पे कहाँ लगेगा, इस साइड, थंब की साइड। तो इस बार फिर से नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो पॉइंट O है ये हायर पोटेंशियल पे होगा और जो पॉइंट Q है ये पॉइंट P और Q लोअर पोटेंशियल पे होंगे। किसकी कंपैरिजन में, O की कंपैरिजन में, ठीक है। तो लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में निकालना है, P और Q पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्लियर है। तो वैसे तो हम अंदाजे से भी कह सकते हैं कि पॉइंट P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो आप यहाँ पर ये लिखो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो P पॉइंट पर होगा ये बराबर होगा पोटेंशियल जो P पॉइंट पे होगा ये बराबर होगा पोटेंशियल जो Q पॉइंट पे होगा। क्यों, क्योंकि जितने चार्जेस यहाँ से यहाँ आएंगे उतने ही चार्जेस यहाँ से यहाँ आएंगे। तो P का पोटेंशियल और Q का पोटेंशियल बराबर है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, फिर वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितने चार्जेस यहाँ से यहाँ पहुंचे जितने उतने ही चार्जेस यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, 2 पॉइंट का पोटेंशियल बराबर, तो इनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पर यह भी पूछ सकता था कि भाई ये बताओ कि पॉइंट O और पॉइंट Q के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पॉइंट O और Q के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बस आपको इससे मतलब, इससे लेना देना नहीं है, बस आप O और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ या O एंड P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो बता देंगे, हाँ जी बिल्कुल बता देंगे। देखो एक्चुअल में क्या है, कभी भी इस तरह से इंड्यूस DMF हमें निकालना है तो फॉर्मूला एक ही लगता है, B इंटू L इंटू V। क्या फॉर्मूला लगता है, B इंटू L इंटू V, ठीक है, यहीं से सारा खेल होता है, ठीक। अब देखो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब परपेंडिकुलर ना हो तो B को तो हमने B रखा। अब ये जो लेंथ आप देख रहे हो ये टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ है L/2 आधी। अब आधी की बात हम कर रहे हैं ना, OQ के बीच में से आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो हम आधी लेंथ के लिखेंगे L की जगह L/2। V वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। आर क्या है, रेडियस। तो अगर मैं सिर्फ इस रॉड की बात कर रहा हूं तो इस रॉड की जो रेडियस होगी, इस रॉड की रेडियस OQ पॉइंट के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, है ना, सेंटर ऑफ मास हम कंसीडर करते हैं, तो कितनी होगी, ये होगी L/2 का भी आधा, L/4। कितनी होगी, L/4। तो ओमेगा इंटू आर की जगह क्या पुट करूंगा, आर की जगह पुट करूंगा L/4। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि ये बन गया BL² ओमेगा/8। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट O एंड Q, बिटवीन O एंड Q। तो ये किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, O एंड Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। बस ये आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए, अगर ये भी पूछ लिया था कि O और Q के बीच में निकालो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये भी 2020 पूछा गया क्वेश्चन है,
और ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है। अलग अलग बोर्ड्स के सीबी से अलग अलग, जैसे आउटसाइड दिल्ली वगैरह के जो पेपर अलग अलग सेट से जो क्वेश्चंस मिलते हैं उस हिसाब से आपको बता दिए जाते हैं कि 2020 में इतने क्वेश्चंस आ गए। क्लियर है। देखो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक कंडक्टिंग लूप है जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव करा जा रहा है, मतलब बाहर निकाला जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और जो आपको करंट और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ ये बताया गया है। तो आपको यहाँ पे निकालना है फाइंड टोटल चार्ज। देखो क्या निकालना है, टोटल चार्ज। तो हमेशा याद रखो कि ये करंट है और ये क्या दिया हुआ है, टाइम। करंट और टाइम का इनटू करने पे क्या मिलता है, चार्ज। तो अगर हम दो एक्सिस का डिवाइड करते हैं, दो एक्सिस का डिवाइड करते हैं, है ना, तो वहां से हमें मिलता है स्लोप, लेकिन दो एक्सिस का इनटू करते हैं तो वहां से हमें मिलता है एरिया अंडर कर्व, है ना। तो इनटू करने पे चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब में चार्ज कैसे मिलेगा, हमें चार्ज मिलेगा एरिया अंडर कर्व निकाल के। ठीक है, तो चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। तो आप देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर इंटू मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस कितना है, बेस है 1 और हाइट कितनी है, हाइट है 0.4। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो चार्ज जो आ गया ये आ जाएगा आपके पास 0.2 कूलाम। ये हमारे पास चार्ज आएगा, एम्पियर में दिया है, कुछ मिली एम्पियर वगैरह में दिया होता बच्चे गड़बड़ कर देते, यहाँ पे ध्यान नहीं देते और जो है सिर्फ 0.4 रख के आ जाते। क्लियर है। तो ये हो गया, चार्ज तो दे दिया। अब पूछ रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो थ्रू द लूप। आपको निकालना है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए बस इतनी सी बात है यहाँ पे कि हमें पता है कि एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल टी, एक ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब EMF के बारे में कुछ नहीं बताया यहाँ पे, हाँ EMF के बारे में कुछ नहीं बताया ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लगा नहीं सकते। और एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है डेल फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ फाई इज इक्वल टू NBA। ठीक, तो बी भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी नहीं दी यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, ये होता है। चलो ठीक है, ध्यान देंगे जरा। इसके बाद E की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं करंट अपॉन रेजिस्टेंस I अपॉन R। ठीक है, माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। यहाँ पे माइनस का कोई काम वैसे होगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूं कि इसको हटा देता हूं, ओनली EMF मैं कंसीडर कर लेता हूं, क्या मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो तो मैग्नीट्यूड मतलब मैंने साइन कंसीडर नहीं करा है। क्लियर है। चलिए इसके बाद क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो देखो I इज इक्वल टू उतना, E की जगह हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब करंट को हम क्या लिख सकते हैं, Q/T या Q/डेल टी, एक ही बात है। ठीक, और 1/R ये लिखा ही हुआ है अपॉन में, इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल टी। ये ठीक है, डेल टी से ये डेल टी कट जाएगा, कट जाएगा। तो आपको जो फाई है, ये जो डेल फाई आप जो देख रहे हो, इसकी वैल्यू क्या मिली, डेल फाई की वैल्यू आपको क्या निकालना है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू आपको मिल गई, ये कितनी हो गई, डेल फाई इज इक्वल टू Q/R। डेल फाई इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है 0.2, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 ओम। तो यहाँ से जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास 0.02 वेबर, 0.02 वेबर ये आ रहा है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मतलब आपको फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पर आपने क्या करा, फील्ड का मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू NBA, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं क्या, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए, तो सिंपल हम क्या लगाएंगे BA। ठीक, BA की हम बात करेंगे। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन के परपेंडिकुलर है लिखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लो, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक, इस प्रकार से। तो उसका एरिया वेक्टर भी तो बाहर की साइड आएगा, तो इस प्रकार से जो एंगल होगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या बन गया, B इंटू A। ठीक, अच्छा फाई मान लो, डेल फाई मान लो, एक ही बात है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो कि फाई की जो वैल्यू हमने निकाली है ना, ये कितनी आ गई 0.02 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, एरिया की वैल्यू कितनी है
10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखोगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ का इंटू करते हैं, तो ये हमने कर दिया 0.02 इज इक्वल टू बी इंटू 10⁻³ अब ये यहाँ पर 0.02 अपॉन में जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, इज इक्वल टू में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। जब हम इसका इंटू करेंगे ऊपर पहुँचेगा तो 0.02 और ये हो जाएगा 10⁻+3, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 20 टेस्ला। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना निकल के आ गया। क्लियर है। एक बार इनटू चेक कर लेते हैं इसका, 10⁻³ बच रहा है, ये 0.02 है। और ठीक है, अगर हम ऐसे भी करते हैं तो 10⁻² आ गया, 10⁻⁻1 बचा है। ठीक है, तो 20 टेस्ला जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलिए देखो ज़रा आगे बढ़ जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है वो चेक कर लेते हैं एक बार क्या है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया जा रहा है, एक लॉन्ग, अब ये क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, इसका आंसर आप खुद से बताएंगे। एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पासिस नॉर्मली थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, इफ करंट इन द वायर इंक्रीजेज व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ। मान लो कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है। ठीक, करंट कैरिंग लूप की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप नहीं, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक, अब देखो एक वायर है, इस वायर को इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ऐसे पास करा गया, तो कह रहा है कि जब इस वायर में करंट इंक्रीज होगा, जब इस वायर में करंट इंक्रीज होगा तो इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या चेंज आएगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये सारी चीजों पर डिस्कशन करना है अपन को। देखो वायर ऐसे जा रहा है अंदर की साइड, तो करंट अगर इसमें ऐसे ही फ्लो होगा या बाहर की साइड फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि ऐसे बनेगी। ये सब करंट मान लो बाहर की साइड है, समझना, करंट बाहर की साइड है। ठीक, करंट कहाँ है, पासेस नॉर्मली थ्रू द सेंटर, मतलब नॉर्मली दिया हुआ है। करंट मान लो बाहर की साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, ऐसे। तो आप ये देखो यहाँ पर जो साइड है इसके ही पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड, और पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड कभी भी करंट इंड्यूस नहीं करती। क्लियर है, ये चीज समझो, मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल होगी। चाहे देखो करंट अगर बाहर की साइड तो फिंगर्स कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल होगी और इस तरीके से होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट इंड्यूस नहीं करती, चाहे फ्लक्स चेंज हो या अथवा ना हो। क्लियर है। ठीक, तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। फिर चाहे करंट अगर अंदर की साइड भी जा रहा होगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल एंटी पैरेलल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड या नो ईएमएफ will be induced as magnetic field lines will be parallel or anti-parallel with सर्कुलर लूप। ठीक है, बस ये चीज आपको यहां पर बतानी है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है। अभी इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि एक मेटेलिक रॉड है जिसकी लेंथ L है, समझना यहाँ पे एक मेटेलिक रॉड है जिसकी लेंथ L है, इसको V या न्यू फ्रीक्वेंसी से घुमाया जा रहा है विद वन एंड हिंज्ड एट द सेंटर ऑफ with one and hinged का मतलब है सपोर्टेड है। ठीक है, with the center and other end at the circumference of circular metallic rod of radius r about an axis metallic ring of radius r। ठीक है, ठीक आगे क्या दिया जा रहा है, about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of ring। ठीक है, देखो इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि ये कंडीशन बना करके दी हुई है कि ये हमारे पास मान के चलो एक रिंग है, ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक रिंग है। ठीक, इस रिंग की रेडियस क्या है, इस सर्कुलर मेटेलिक रिंग की रेडियस क्या है, आर है। ठीक, इसकी रेडियस क्या है, आर है। ठीक, और यहाँ पर देखो क्या दिया है कि मेटेलिक रॉड है जिसकी लेंथ L है,
इसको रोटेट करा जा रहा है विद फ्रीक्वेंसी, वन एंड हिंज्ड एट द सेंटर ऑफ एंड अदर एंड हिंज्ड एट द सर्कमफेरेंस सर्कुलर रिंग। देखो ये बात कही गई कि ये हमारे पास एक मेटेलिक रॉड है जिसका एक एंड इसके सेंटर से हिंज्ड है, मतलब फिक्स है, और इसको अब ऐसे रोटेट करा जा रहा है। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू दी हुई है, मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेती है, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने क्या मान ली, ओमेगा है। इसकी जो टोटल लेंथ है ये क्या है, एल हमने कंसीडर कर ली। क्या कंसीडर कर ली, एल। और इसकी रेडियस, रेडियस कितनी है, आर है। इस सरकमफेरेंस या कहूँ कि इसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर है। क्लियर है। देखो अभी हमें क्या बताना है, इसमें कितना ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगा। डिराइव एक्सप्रेशन किस चीज़ के लिए भाई, इसके अंदर जो कांस्टेंट, हाँ देखो, हाउ ईएमएफ इज इंड्यूस बिटवीन द सेंटर एंड मेटेलिक रिंग, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो पहले हम इसके लिए डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखो तो आपको कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा उसके लिए डेरिवेशन करना है। तो वैसे अगर ये एक नंबर में आ जाए तो मैं इसको एक स्टेप 2 स्टेप में ही खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर डिटेल या में डेरिवेशन करना है तो वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताया। तो देखो पहले शॉर्ट में अगर हम इसको समझ ले तो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी इंटू एल इंटू वी। समझना, मैग्नेटिक फील्ड हमने मान ली बी है जो कि यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन करा गया है। ठीक, ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन में मेंशन करा गया है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक, अब लेंथ की अगर हम बात करें तो लेट से इसकी लेंथ कितनी मान ली हमने, एल मान ली। क्लियर है। इसके बाद वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या है, ओमेगा आर। ठीक, ओमेगा आर, वी को हम ओमेगा आर लिख लेते हैं। अच्छा ठीक, एल, ओमेगा को हमने ओमेगा लिखा, आर की जगह हमने क्या लिखा, आर की जगह हमने लिखा इसकी जो रेडियस है, इसकी क्या है, रेडियस। तो अभी इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी एल। ठीक है, इसकी रेडियस भी क्या है, किसकी रेडियस, ओमेगा इंटू आर। अगर हम इसकी रेडियस को कंसीडर कर लें L/2, सेंटर ऑफ मास से अगर हम कंसीडर करें तो ये L/2 हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं जरा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास कि एक मेटेलिक रॉड है, इसकी लेंथ L है, इसको रोटेट करा जा रहा है विद फ्रीक्वेंसी न्यू, इसका एक एंड हिंज्ड है यानी कि फिक्स है सेंटर पे, और इसका जो अदर एंड है, दूसरा एंड है, ये सर्कुलर रिंग के से जो है, एक बार और पढ़ेंगे इसको, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखते हैं जरा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक मेटेलिक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, इसको रोटेट करा जा रहा है फ्रीक्वेंसी न्यू से, जिसका एक एंड हिंज्ड है यानी कि फिक्स है सेंटर पे, और दूसरा एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब रिंग के सर्कमफेरेंस पर है। ठीक है, जिस पर हम इसको मूव कर सकते हैं। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। आगे दिया जा रहा है कि कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सिस के पैरेलल है, जो कि एक्सिस के पैरेलल है, इज प्रेजेंट एवरीवेयर। मतलब ये कुछ ऐसा सीन यहाँ पर बनाया गया है कि ये हमारे पास एक रिंग है जिसकी रेडियस आर है। ठीक, इसके सेंटर से पर एक रॉड है जो कि इसका एक एंड यहाँ पर फिक्स है। ठीक, अब इसकी जो एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार से है, इसको ऐसे घुमाया जाएगा, इसको ऐसे घुमाया जाएगा। तो समझना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सिस के पैरेलल है, मतलब अंदर या बाहर। क्लियर है, तो हमने इस तरीके से कंसीडर कर ली। तो जब इसको रोटेट करा जाएगा तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसके लिए आपको डेरिवेशन यहाँ पे करना है। देखो सिंपल सी बात है कि हमने कहा कि इसको, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी ओमेगा, और ये 1 सेकंड में कुछ जो है कंप्लीट करेगी अपने साइकिल, उसको हमने इसको बोला इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसकी जो रेडियस, इसकी जो टोटल लेंथ है वो एल है, टोटल लेंथ क्या है इसकी एल है, और इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, वो आर, ये दिया हुआ है। क्योंकि आप समझ लो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इस रॉड की लेंथ क्या है, एल है, और आप ये देखेंगे कि इसकी जो रेडियस होगी वो क्या है, सर्कमफेरेंस की इतनी रेडियस है, उतनी लेंथ इसकी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो है एक छोटा सा एलिमेंट हमने क्या कंसीडर कर लिया, किसी भी पॉइंट पे, मान लो कि इस जगह पे हमने मान लिया ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी, एल है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर है। ठीक, तो लेट्स से ये आर है, ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, इसका नाम हो गया डी आर। क्लियर है। अभी आप देखो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है,
अगर हम ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी इंटू एल इंटू वी, ये होता है बी इंटू एल इंटू वी। अब देखो, अब मुझे निकालना है अगर डीई, छोटा सा ईएमएफ, तो इसके लिए क्या कंसीडर करेंगे, बी इंटू डी एल इंटू डी बी एल इंटू वी, है ना, छोटी सी लेंथ के लिए, ठीक। और ये डीएल की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे डी आर हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, डी आर, और ये लिखा है वी। डी ई इज इक्वल टू बी, ठीक। डी आर की जगह हमने डी आर पुट करा और v की जगह हम पुट करेंगे ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आर, क्लियर। चलिए, डीई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता ही है, ये b ओमेगा और ये r डी आर, ये लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करें डीई का और यहाँ भी इंटीग्रेशन करें, तो यहाँ से b और ओमेगा बाहर आ गया, अंदर बचा r और ये डी आर, ठीक है। अब देखो इसकी टोटल लेंथ क्या है, l, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो होगा दैट विल बी फ्रॉम 0 टू l, ठीक। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये बचेगा e, ये हो जाएगा b ओमेगा, r का इंटीग्रेशन होगा r स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर के l, तो ये ईएमएफ जो बन जाएगा दैट विल बी b ओमेगा और ये l स्क्वायर बाय 2, l स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट हो जाएगी 0 स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 यानी कि हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक। अगर करंट पूछ लेता या पूछ ले, इफ आस्क्ड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना, पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको क्या करना है, I इज इक्वल टू E अपॉन आर होता है, E अपॉन आर होता है। इस हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2014 यानी कि 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट है, एक वायर में फ्लो हो रहा है बी से ए तक, ये डायरेक्शन है, और ये डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, समझ लो करंट डिक्रीज है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी, हाँ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। पहले समझ लो कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर की साइड है, कहाँ है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, ठीक है। अब ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, करंट डिक्रीज होने से डिक्रीज होगी, यानी फ्लक्स डिक्रीज होगा। घटते हुए फ्लक्स को सपोर्ट करना है, घटते हुए फ्लक्स को क्या करना है, सपोर्ट, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको किस डायरेक्शन में करंट बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्यों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनाएगा तभी तो अंदर की साइड ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना पाएगा सपोर्ट करने के लिए, तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज, यही पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये लेंज लॉ पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया जा रहा है, इसमें दिया जा रहा है कि मान लो कि इर्रेगुलर शेप का हमारे पास कोई एक वायर है ABCD, जब आप इसको ऐसे खींचेंगे, देखो ये एरो लगाया है, जब आप इसको ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताओ ABCD में। देखो आप यहाँ पे लिखना है तो लिख भी सकते हैं, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि भाई जब आप इसको खींचेंगे इस तरीके से तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने से फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करना है। अब अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसको अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी, और बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने से, इस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस डायरेक्शन का मतलब है, एरो हमने ऐसे लगा लिया, एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक, जिसको हम लिख सकते हैं BADCB, ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट हमें पढ़ना है, देखो एक और क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें बताया जा रहा है आपको कि एक रेक्टेंगुलर लूप है PQMN, जिसमें एक मूवेबल आर्म लगी हुई है PQ, मतलब ये जो PQ है ये स्लाइड कर सकते हैं। जब ये PQ स्लाइड करेगी तो एरिया बदलेगा पूरे लूप का, और जब एरिया बदलेगा तो हम ऐसा बोलेंगे कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होगा
तो फिर इंड्यूस जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, आप समझो क्या दिया हुआ है कि जो PQ है जिसकी जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है, PQ की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेजिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, सॉरी 2 ओम है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.1 टेस्ला है। एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, ये इस लूप के परपेंडिकुलर है। द रेजिस्टेंस ऑफ आर्म MN, ये MN, NP और MQ की जो रेजिस्टेंस है ये कैसी है, ये नेग्लिजिबल है। आगे में कैलकुलेट करना है कि PQ में कितना EMF इंड्यूस होगा, PQ में कितना EMF, PQ में EMF कितना इंड्यूस होगा। देखो उसमें साफ साफ बोला है कि इसमें PQ में EMF कितना इंड्यूस होगा। क्लियर है। देखो तो हमें क्या करना है, और क्या निकालना है भाई, करंट कितना इंड्यूस होगा। ठीक, जब आप इसको 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कराएंगे तो सिंपल सी बात है, ऐसे केस में आपको इसमें लेंथ भी दी है, वेलोसिटी भी दे दी, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी, रेजिस्टेंस भी दे दी। हाँ, तो ईएमएफ और करंट निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे BLV, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। BLV, तो B की वैल्यू है 0.1 टेस्ला, लेंथ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर जो कि 0.1 है, V की वैल्यू है यहाँ पर वेलोसिटी की 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर जो हो जाएगा दैट विल बी 0.2 वोल्ट। 0.2 वोल्ट हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर करंट की अगर हम बात करते हैं तो करंट जो है ये बन जाएगा E/R से। E की जो वैल्यू है ये 0.2 है, R जो हमने निकाल दी दैट इज योर 2 ओम, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, है ना। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है लेकिन हमें इसमें घबराना नहीं है, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए आगे हम बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया जा रहा है। ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 4 to 5 मार्क्स लिखा है लेकिन ये 2-3 पार्ट में पूछा गया होगा। देखो ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया जा रहा है कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं और इसकी जो एंगुलर स्पीड है ये ओमेगा है जो कि कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको ग्राफ बनाना है, किस किस के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, शोइंग वेरिएशन इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर विद एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखो सिंपल सी बात है, आप समझो यहाँ पे कि अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे कि रोटेटिंग रॉड के लिए, तो आप समझो कि यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला में पता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। छोटा वाला एल बोला यहाँ पे तो छोटा वाला बना दिया। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये ओमेगा पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के लिए, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि ग्राफ जो बनेगा ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ये ई है और ये ओमेगा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और ओमेगा। अब अगर आप ओमेगा की स्पीड मतलब जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन को अगर बदल देंगे तो ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी, पोलैरिटी है, ये भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्राफ हम इस तरीके का बना देंगे। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, ये ई और ये ओमेगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम लेंथ की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर सीधा सीधा रिलेशन होता ऐसा, ठीक, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ऐसा ग्राफ बनाते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या 1/r/L² होता तो ऐसा ग्राफ बनाते। ठीक, लेकिन ये कैसा है, L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप में। ठीक, तो ये E हो जाएगा और ये L स्क्वायर हो जाएगा, या मैं कहूँ सिंपल लेंथ हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन ये है, तो ये ग्राफ हो जाएगा जो कि आपको बहुत आसान है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, मतलब कंडक्टिंग रॉड है PQ, लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर और जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 0.1 ओम। क्लियर है। अच्छा, आगे दिया जा रहा है रेस्ट ऑन टू स्मूथ पैरेलल रेल्स, मतलब इनकी बात करी जा रही है। और इस आगे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो ए डैश है, ए डैश कहाँ दिया हुआ है, मतलब इस जो पूरी जो लेंथ आप देख रहे हो ए डैश, इसकी रेजिस्टेंस 0 है, इसकी रेजिस्टेंस 0 है, ये सब शॉर्ट सर्किटेड है। बस ये जो PQ कंडक्टर, इस पे आपको ध्यान देना है। आगे लिखा जा रहा है कि भाई ये 0.T टेस्ला वाली मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जो रॉड है मैग्नेटिक फील्ड है और ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि A और C जो है ये भी शॉर्ट सर्किटेड है। आगे आपको निकालना है एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस विद वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है
कि भाई फोर्स आपको निकालना है इसको 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव करने के लिए, है ना। तो देखो जितना फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगाएगी F इज इक्वल टू जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगाएगी उसका जस्ट ऑपोजिट फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, है ना, इसको मूव कराने के लिए। तो देखो F इज इक्वल टू ILB, आई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इतना फोर्स लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड, जब इसमें करंट इंड्यूस होगा तो अगर हमें बाहर की साइड इसको मूव कराना है तो हमें इसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। आई की जगह हमने E/R पुट कर दिया, एल की जगह एल है, बी की जगह बी है, तो फोर्स F इज इक्वल टू EMF जो हम निकालेंगे दैट विल बी BLV, आर की जगह आर है, एल की जगह एल है और बी की जगह बी है। ठीक, तो यहाँ पर जो फाइनल बन जाएगा हमारे पास दैट विल बी बी स्क्वायर और ये एल स्क्वायर वी अपॉन आर। एफ इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड दी है दैट इज 0.4 टेस्ला, तो 0.16 हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर करने के बाद जो लेंथ हमें दी जा रही है दैट इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 10 सेंटी का मतलब 10⁻² होता है पर सेकेंड, तो ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 0.1 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर दी जा रही है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो कितना आएगा, ये 2 0 ये 3 0, तो ऐसा करने से और इसको हमने डेसिमल लगाया और ये 4 0 हो गई। ठीक, 2 0 3 0 और ये 4 0 से ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जो बच गया दैट इज 0.16 इंटू 10⁻⁻² और ये न्यूटन में पहुँच गया। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो 0.006 ये 0016 न्यूटन ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्स हो गया। पावर की अगर हम बात करें तो पावर में क्या आ जाएगा, I²R। ठीक, तो पावर जो है दैट इज I²R, और I²R की अगर हम बात करते हैं तो करंट जो है यहाँ पर दिया जा रहा है, क्या करंट हमें नहीं दिया, तो फिर से हम I की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, I की वैल्यू क्या है BLV, I की वैल्यू है E/R, E की जगह हम लिख सकते हैं BLV/R, BLV/R। ठीक, और I स्क्वायर है तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर और ये R स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा R, तो पावर का फॉर्मूला आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि एक R से ये R स्क्वायर कैंसिल होगा, तो पावर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, B स्क्वायर की वैल्यू फिर से 0.16, L स्क्वायर की जगह 4 इंटू 10⁻, ये है ना L स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻²। ठीक, और V स्क्वायर वेलोसिटी की स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी की जगह हम पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो 10 ये वेलोसिटी की वैल्यू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1। ठीक, अपॉन में क्या है R कितना है 0.1। अब पावर कितनी आ रही है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन अभी हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताया जा रहा है डिस्क्राइब ए सिंपल एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी टू शो दैट EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल इज ऑलवेज सच दैट इट ऑलवेज tends to produce a current which opposes the changes in magnetic flux produced in it। देखो इसमें इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने को कहा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, लेंज लॉ जो हमने पढ़ा था तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बता दिया कि कंसीडर ए कॉइल कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। ठीक, ये कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर व्हेन ए बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स दिस कॉइल, है ना, नॉर्थ पोल इज नियरर टू द फेस ऑफ कॉइल। तो हम देखते हैं कि भाई इसका जो फ्लक्स होगा ये इंक्रीज होगा, नॉर्थ पोल के आने से इसका जो फ्लक्स होगा ये मतलब चाहे साउथ पोल आए लेकिन नॉर्थ पोल आएगा तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बना लेगा। मतलब जो करंट इंड्यूस होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो थ्योरी हमने तब लिखी थी वो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इन द सेम वे आप यहाँ पर बता सकते हो कि जब आप इसको दूर लेकर के जाते हो, इसको जब आप दूर लेकर के जाते हो तो आपको समझना है, जब आप नॉर्थ पोल को दूर लेकर के जा रहे हो तो अभी जो फ्लक्स होगा ये डिक्रीज होगा, और फ्लक्स जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है ना, तो कैसे डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा,
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ठीक, जो कि क्या बताएगा, फ्लक्स को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। जब हमने लेंज लॉ लिखा होता है तो लेंज लॉ की ही थ्योरी यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, ये सीबीएसई के टर्म 1 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर दिया जा रहा है ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अगर आप इसमें आयरन रॉड इंसर्ट कर देंगे इन द सोलेनॉइड अलोंग इट्स एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट इंक्रीज, कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी। देखो आपको समझना है कि सोलेनॉइड, जब आप सोलेनॉइड के अंदर जब आप सॉफ्ट आयरन या आयरन कोर इंसर्ट करेंगे तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन या आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से जो है मैग्नेटिक फील्ड तो अफेक्ट होगी, ये ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी अफेक्ट होगा, सेल्फ इंडक्टेंस भी अफेक्ट होगा, बट क्या अफेक्ट नहीं होगी, रेट ऑफ हीटिंग, पावर, जो पावर है, पावर अफेक्ट नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि देखो आपने पढ़ा है शायद कि भाई पावर, जो एवरेज पावर का फॉर्मूला जो होता है दैट इज VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो वोल्टेज, मतलब सोलेनॉइड का एक तरह से इंडक्टर है, तो ऐसे केस में इसके बीच में 90 डिग्री जो फेज डिफरेंस है वो हो जाता है, तो जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड आती है ये कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, ठीक। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक। या फिर आप वैसे भी याद रख लो कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आप चेंज करा रहे हो उससे जो रेट ऑफ हीटिंग है, मतलब पावर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक। आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं, ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर है। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है, हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न्स इज 108। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सोलेनॉइड है, जिस पहले सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं कि इसकी जो इसके अंदर 600 टर्न्स है। देखो पहले तो सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर, कैपिटल एन के टर्म्स में A/L, ये फॉर्मूला है। अब कह रहा है कि भाई पहले सोलेनॉइड की अंदर कितने टर्न्स हैं, इसके अंदर टर्न्स हैं 600, तो इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 108 मिली हेनरी, तो मिली का मतलब 10⁻³ ठीक। म्यू नॉट की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अभी लेंथ दी है क्या, बोला लेंथ नहीं दी, लेंथ दी है क्या, विद सेम लेंथ है, चलो कैंसिल हो जाएगी बाद में। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे तो 600 का स्क्वायर, ठीक। और सेम रेडियस है, सेम मीडियम है, यानी कि सब कुछ सेम दिया है, बस नंबर ऑफ टर्न्स जो है अलग अलग हैं, ठीक। तो म्यू नॉट की वैल्यू सेम है, एरिया सेम रेडियस है तो ऑब्वियसली बात है एरिया भी सेम होगा और लेंथ भी सेम दी है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर करेंगे, 600 का स्क्वायर हो गया, ये बन गई पहली इक्वेशन। इसके बाद सेकंड इक्वेशन की हम बात करेंगे तो इसमें देखो क्या बताया जा रहा है, आपको क्या बताना है, द सेल्फ इंडक्टेंस हैविंग 500 टर्न्स विद द सेम लेंथ विल बी। देखो तो अगर L2 की हम बात करें तो यहाँ पर दूसरे वाले कॉइल या दूसरे वाले सोलेनॉइड के लिए आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। अगर उसमें 500 टर्न्स हैं तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, म्यू नॉट A/L, और यहाँ पर 500 का स्क्वायर हमने कर दिया, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को बस डिवाइड कर दूं तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, मैं इसको मिली हेनरी लिखा छोड़ देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये मिली हेनरी, ठीक है। चलो क्योंकि रेशो कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 108 मिली हेनरी, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, म्यू नॉट A/L इंटू 600 का स्क्वायर अपॉन L2 इज इक्वल टू म्यू नॉट A/L इंटू 500 का स्क्वायर। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये सब हो जाएगा कैंसल, तो क्या बच रहा है, 108 मिली हेनरी अपॉन L2 इज इक्वल टू 600 का स्क्वायर इंटू 500 का स्क्वायर इंटू 500 का स्क्वायर। 600 का स्क्वायर कितना होगा, 600 इंटू 600, 500 का स्क्वायर कितना होगा, 500 इंटू 500, ठीक है।
तो यहाँ पर जो 0 से 0 का जो खेल है वो तो खत्म हो जाएगा। क्या बच रहा है यहाँ पे 108 मिली हेनरी इज इक्वल टू 36/25, ठीक, अपॉन में क्या है L2। अच्छा, आगे हम बात करेंगे, कैंसल वैंसल हो जाएगा, ये कैंसिल अगर हम इसको करेंगे तो ये देखो 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, 4 बचा तो 6 8 जा 48, ठीक है। चलिए 18 6 जा कितने होते हैं ना 100, ठीक, चलिए ठीक है भैया। तो 6 3 जा ये इतना आ गया। तो L2 की वैल्यू कितनी होगी, ये यहाँ पर 3 इंटू 25 मिली हेनरी और ये L2, तो L2 इज इक्वल टू आपके पास 75 मिली हेनरी, ये आंसर आ गया 75 मिली हेनरी, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। अभी हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मिल रहा है ट्रांसफॉर्मर पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पर बेस्ड। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जानते हैं क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर में जो दो कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हमने N2 नाम दे दिया, प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हमने N1 नाम दे दिया। ये रिलेशन आप याद रखेंगे। N2 जो है 2 जो है वो हम आउटपुट के लिए कह रहे हैं और 1 इनपुट के लिए कह रहे हैं। इसी प्रकार से V2 जो है आउटपुट वोल्टेज, V1 इनपुट वोल्टेज, I2, अच्छा, जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से होगा, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ट्रांसफार्मर वाले केस में, इन ऑर्डर टू कीप पावर, टू कीप एनर्जी कंजर्व, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आखिरी लाइन पे ध्यान मत देना, आप तो बस पे ध्यान दे लो, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए। क्या बताया जा रहा है इसमें बताया जा रहा है पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट 2003 वोल्ट टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद प्राइमरी कॉइल विद प्राइमरी वाइंडिंग 4000 टर्न्स। मतलब देखो क्या कहा जा रहा है, आप सभी समझते हैं या नहीं समझते तो समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या बताया जा रहा है, आपको ध्यान देना है। आपसे कहा जा रहा है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, हमें घर में चाहिए कितना वोल्ट, 220 वोल्ट, लेकिन जो पावर स्टेशन है वहां से 220 वोल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर इतना वोल्ट आएगा तो उसमें जो वायर्स में कुछ करंट की वैल्यू भी फ्लो होगी। तो होता क्या है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो भी पावर स्टेशंस हैं यहाँ से हमारे जो है नियरेस्ट, आप बोल सकते हैं डीपी या डिस्ट्रीब्यूशन पैनल तक, या हमारे जो नियरेस्ट सब स्टेशन तक जो पावर की जो सप्लाई होती है वो कैसे होती है कि एक्चुअल में क्या है कि इस एंड पे वोल्टेज को इतना बढ़ा दिया जाता है कि करंट की वैल्यू इन वायर्स के अंदर, हाई टेंशन वायर के अंदर जो है जीरो ही हो जाती है। तभी तो हम बोलते हैं हाई वोल्टेज लाइन, कभी हाई करंट लाइन नहीं बोलते। एक्चुअल में क्या है कि इनके अंदर वोल्टेज इतना बढ़ा दिया जाता है कि इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो फिर नहीं होता। सर ऐसा क्यों? वोल्टेज और करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, ट्रांसफार्मर वाले केस में नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी तो कंजर्व है, तो अपने आप एक चीज घट जाएगी, करंट अपने आप घट जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो यहां पर क्या हो रहा है, 2300 वोल्ट आपने दिया, ठीक, आपने इसको स्टेप डाउन किया, ठीक है, और स्टेप डाउन करके आपको 230 वोल्ट मिल रहा है, 230 वोल्ट आपको मिल रहा है, ठीक, या चाहिए आपको। तो प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये 4000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं ट्रांसफार्मर के, मतलब आप इसको ट्रांसफार्मर के इनपुट में डालेंगे और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। तो N2 में आपको चाहिए, N2 में, ठीक है, N2 में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ये आपको पता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला लगा दो आप इसमें, ये लगा दो, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, बस। तो N2 इज इक्वल टू N1 इंटू V2 अपॉन V1, ठीक। तो N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में कितने हैं 4000, V2 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देख के बताओ जरा, V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू क्या है, तो ये हमें दी हुई है 230 वोल्ट। V1 की वैल्यू क्या है, ये हमें दी हुई है 2300 वोल्ट। यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे इसको, 20 कैंसिल हो जाएंगी, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, तो N2 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 40 टर्न्स, ठीक है,
तो 40 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सही कैलकुलेट करा है? ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ जाते हैं और इसमें ये हमारा जो है ये 40 आंसर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। अभी हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम देखो जरा नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि हाउ डज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल चेंज, ठीक, व्हेन। देखो यहाँ पे कोएक्सियल सोलेनॉइड्स की बात नहीं कर रहा है, कोएक्सियल कंडीशन की बात नहीं कर रहा है, बस वो ये पूछ रहा है कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक। तो या डिस्टेंस घटा दोगे, डिस्टेंस ऑफ कॉइल इज डिक्रीज, अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगी ये इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम फ्लक्स जो है कनेक्ट होगा, उतना ही कम इंडक्टेंस होगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स वहां पे कनेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करने के बाद जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी ये भी डिक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ही जो है कम फ्लक्स कनेक्ट होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया जा रहा है कि एक सोलेनॉइड है जिसमें n लूप्स है, टाइटली रैप है आयरन कोर के ऊपर और करंट जो है इसमें आई फ्लो हो रहा है। आगे कहा जा रहा है कि यदि जो आई करंट है इसको हम रिड्यूस करके आधा कर दें तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस को क्या होगा? आंसर है कुछ नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन सेल्फ इंडक्टेंस, नो इफेक्ट ऑन सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। क्योंकि याद रखिए सेल्फ इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, नो इफेक्ट ऑन सेल्फ इंडक्टेंस एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, क्योंकि जो सेल्फ इंडक्टेंस है करंट के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर A/L, है ना, अगर हम बात कर रहे हैं सोलेनॉइड के लिए। क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है इसको पढ़ो जरा, इसमें आपके इससे रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं वो कवर हो जाएंगे। देखो ये भी CBSE ने 2021 में पूछा हुआ है और ये भी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है अभी। हाँ, अब इस लूप को पुल्ड आउट, इसको बाहर खींचा जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक। आगे आपसे कहा जा रहा है कि स्केच द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करंट पावर डिसिपेटेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब आपको बताना है कि जब ये इससे बाहर निकलेगा तो अलग अलग रिलेशंस आपको बताने हैं यहाँ पे। तो अगर देखो मैं बताऊं कि सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं फ्लक्स, और ये यहाँ पे मैंने टाइम ड्रॉ कर लिया, आपको 3 अलग अलग कंडीशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो टाइम के साथ साथ फ्लक्स जो है ये घट रहा है, टाइम के साथ साथ फ्लक्स घट रहा है और एक कांस्टेंट रेट के साथ घट रहा है, तो ग्राफ में ऐसा बना सकता हूं। लेकिन इसमें क्या है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि देखो जब टाइम जीरो था, जब टाइम क्या था, जब टाइम जीरो था तो फ्लक्स मैक्सिमम था, ऐसे बना सकता हूं मैं। और मैं ये भी बता सकता हूं कि भाई देखो ये टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम तक फ्लक्स क्या था, फ्लक्स मैक्सिमम था और ये मैक्सिमम रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे से टाइम आगे बढ़ा ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती गई, तो ये मेरे लिए सही ग्राफ हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड ग्राफ है, इसमें जो सेकंड ग्राफ है ये ए का आंसर हो जाएगा, ठीक। ये सेकंड ग्राफ है इंड्यूस करंट और फंक्शन ऑफ टाइम के साथ हमें इसको ड्रॉ करना है। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि इनिशियली ये देखो इंड्यूस करंट आई है, इनिशियली आप देखो कि यहाँ पर कोई करंट तो इंड्यूस नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले जो है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में था, कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। उसके बाद इसको बाहर निकाला गया, अब बाहर निकाला गया तो स्टार्टिंग से ही कांस्टेंट रेट के साथ बाहर निकाला गया ना, तो करंट की जो वैल्यू होगी ये सडनली ये मैक्सिमम हो जाएगी। और आप ये देखेंगे क्योंकि कांस्टेंट रेट से बाहर निकाला जा रहा है तो ये वैल्यू मैक्सिमम ही रहेगी जब तक ये पूरा बाहर नहीं निकल जाता, और उसके बाद जो है करंट आपका पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो ये आपका करंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो जाएगा, इंड्यूस करंट। अगर हम बात करें पावर डिसिपेशन की, तो पावर कितनी डिसिपेट होगी इसमें, तो देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि पावर ऐसा तो नहीं है कि जब तक जितने टाइम तक यहाँ पे जो है जो पावर का जो फॉर्मूला है पावर और टाइम के हिसाब से देखें हम, तो देखो इनिशियली कोई पावर डिसिपेट नहीं हो रही थी, इनिशियली कोई पावर डिसिपेट नहीं हो रही थी। अब पावर का तो ऐसा नहीं है कि पावर मैक्सिमम होने के बाद जीरो हो जाएगी, नहीं, पावर का एक बार जो लॉस हो गया वो हो गया। तो पावर लॉस जितना जो है टाइम बढ़ाते चले जाओगे पावर लॉस बढ़ता
चला जाएगा। क्लियर, जितने टाइम तक इसमें करंट इंड्यूस होगा उतना ही ज्यादा पावर लॉस होता चला जाएगा, है ना। चलिए, तो क्योंकि वर्क अपॉन टाइम पावर का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया ना पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। चलिए, तो ये हमारे पास पावर का ग्राफ हो गया। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें क्या दिया, इफ इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, यदि रेक्टेंगुलर लूप के बजाय सर्कुलर लूप को अगर हम पुल करते हैं बाहर की साइड, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और आप जो है इसी कंडीशन को ग्राफ के फॉर्म में स्केच करिए, यानी कि ड्रॉ करिए। तो देखो सर्कुलर लूप क्या है, जब आप सर्कुलर लूप को बाहर निकालेंगे तो अभी स्क्वायर में या रेक्टेंगल में क्या है कि बराबर बराबर एरिया बाहर निकलता है तो सेम फ्लक्स चेंज होता है। लेकिन सर्कुलर लूप जो है ये जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो जो फ्लक्स चेंज होगा उसकी रेट सेम नहीं होगी। हाँ, तो हम लिखेंगे इन केस ऑफ सर्कुलर लूप rate of change of flux will not constant, so induced EMF will not be constant। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसी केस में तो आपको क्या है कि अगर हम जैसे फ्लक्स के साथ अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, फ्लक्स के साथ और टाइम के साथ, जैसे अगर इसमें कहा नहीं है लेकिन अगर मुझे ड्रॉ करना है तो देखो पहले फ्लक्स क्या था, पहले फ्लक्स मैक्सिमम, तो अब मैक्सिमम के बाद ये ऐसे ही तो नहीं रहा, तो हम इसको देखो हमने कैसे ड्रॉ करा, ये इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ करा। ठीक है, देखो एक्चुअल में इसमें क्या पता पड़ रहा है, हमें इसमें ये पता पड़ रहा है कि फ्लक्स जो है मैक्सिमम, तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि फ्लक्स की वैल्यू घट रही है। देखो जैसे आप इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो जो रेट जैसे स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो बस वही चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है ना, एक जैसा नहीं है, अदरवाइज ऐसे ही ड्रॉ कर देते। ठीक, तो इसमें हमने कुछ इस तरीके से बताया है, ये देखो, ये हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है फ्लक्स और टाइम का ग्राफ फॉर सर्कल के लिए। ठीक है, हमें जो दिया जा रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ड्रॉ ग्राफ शोइंग वेरिएशन of value of induced EMF as a function of rate of change of current flowing through an ideal inductor। देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, शायद हमने इसको पहले भी ड्रॉ करा है, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी होता है जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना, वैसे फॉर्मूला ये होता है, लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ये हमारे पास E आ गया, ये हमारे पास डी आई अपॉन डी टी आ गया। तो जब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। बाकी अगर आप ऐसे देखें कि नहीं सर आपको जैसे अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर दूँ, अगर आप ऐसे देखो कि नहीं आपको डायरेक्शन के हिसाब से चाहिए, तो आप देखो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ फिर आपका ये फिर इस तरह से यहाँ जाएगा, है ना। ये आपका ई हो गया और ये डी आई बाय डी टी हो गया। क्लियर है। तो बस लेकिन अपन को इस तरीके से आप तो सिंपल ऐसे दिखाओ, ये ठीक है चलेगा आपका। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स magnetic flux linked with coil changes by 2 into 10 to the power minus 2 Weber when current changes by 0.01 ampere if self inductance of coil। देखो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, फाई की वैल्यू L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई लगाओगे तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस निकल आएगा, क्योंकि ये भी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। फ्लक्स कितना है 2 into 10 to the power minus 2 वेबर और करंट की वैल्यू कितनी है 0.01। तो यहाँ पर डेसिमल वगैरह हटाएंगे तो यहाँ 2 0 पहुँच जाएंगे ऊपर, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 हेनरी। 2 हेनरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे और देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा रहा है, द करंट थ्रू 2 इंडक्टर, 2 इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है जिनकी इंडक्टेंस 12 मिली हेनरी और 30 मिली हेनरी है, इसमें जो करंट है ये इंक्रीज हो रहा है विद सेम रेट, जो करंट जो है ये सेम रेट से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन, आपको ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, ईएमएफ इंड्यूस्ड और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के लिए इन ईच केस ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, देखो पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमें पता है कि ये क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोल रहा हूं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो बना सकता हूं, है ना। बाकी मैं ऐसा भी कर सकता हूं, जैसे मान लो
ये मेरे पास EMF हो गया और यहाँ पर हो गया di/dt। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर मैं शो करके ग्राफ बनाऊंगा तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप इसका जो कई सारी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि भाई नीचे की साइड ग्राफ बना देते हैं, समझ लेना कि वो क्या है कि ओनली मैग्नीट्यूड ने डायरेक्शन के हिसाब से उन्होंने कंसीडर करा हुआ है, जो नेगेटिव साइन है उसको कंसीडर करा हुआ है, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर आपको, एक मिनट वेट करें, थोड़ा सा हैंग हो गया ये। चलिए तो देखो अभी ये क्या हो जाएगा, पहले वाले इसके लिए यहां पर हो जाएगा पहले वाले इंडक्टर के लिए और ये हो जाएगा दूसरे वाले इंडक्टर के लिए। क्लियर है ना, क्योंकि पहले वाले इंडक्टर की वैल्यू कम है और दूसरे वाले इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा है, ठीक। सेकंड जो आपसे पूछा जा रहा है एनर्जी स्टोर्ड, भाई एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ Li²। तो अगर हमारे पास L की वैल्यू कांस्टेंट है तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी जो है ये करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऐसे केस में आपको पता है ग्राफ किस तरीके का बनेगा, ग्राफ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एनर्जी और करंट के साथ ग्राफ बनाना है, तो एनर्जी और करंट के रिस्पेक्ट में आपको ग्राफ बनाना है ना। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि जो एनर्जी जो है ये E1 और यहाँ पर जो एनर्जी होगी दैट विल बी E2, इस तरीके से। क्लियर, चलिए नाउ क्योंकि क्योंकि कांस्टेंट नहीं है ना, L यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, जैसे L1 की वैल्यू छोटी है, L2 की वैल्यू बड़ी है ना, तो E2 की वैल्यू हमने ज्यादा बड़ी दिखाई और E1 की वैल्यू हमने छोटी दिखाई करंट के साथ साथ, ठीक। चलिए आगे हम देखेंगे, यहां पर देखो कंपेयर द एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल्स इफ पावर डिसिपेटेड इज सेम। पावर डिसिपेटेड सेम है, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम B की बात करें, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी की कंपैरिजन आपको करने U1/U2 अगर दोनों की जो पावर जो स्टोर्ड है अगर वो सेम है। देखो तो बेसिकली पावर का फॉर्मूला मैं ऐसे बोल देता हूं कि पावर का जो फॉर्मूला है वो ये होगा E1 इंटू I1। पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है, वहीं से बना E1 इंटू I1 और ये हो गया E2 इंटू I2, ठीक। अभी आप ध्यान से देखो कि अगर मैं यहां पर ऐसा बोलूं कि ये E1 अपॉन E2 अगर मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा I2 अपॉन I1, ये हो जाएगा E1 अपॉन E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी I2 अपॉन I1। क्लियर, चलिए तो अब जैसे समझो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो गया I2 अपॉन I1, जरूरत पड़ने पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जीज का रेशो, तो U1 अपॉन U2 कितना हो जाएगा हाफ Li², तो L1I1² अपॉन हाफ L2I2², ये होता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है कि हाफ से तो हाफ कट गया और U1/U2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू 12 मिली हेनरी है और इसकी वैल्यू 30 मिली हेनरी है, तो मिली हेनरी से तो मिली हेनरी कट जाएगा। अच्छा यहां पर और क्या बचेगा I1² है ना, तो I1/I2 का स्क्वायर ये बचेगा, I1/I2 का स्क्वायर ये बचेगा, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख लो कि यहां पर एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, जैसे ये तो अपने पास मिली हेनरी, चलो मिली हेनरी कट जाएगा, रेशो निकाल रहे हैं तो वो चीज़ जीरो आएगी। I1/I2 की क्या हमें वैल्यू पता है, तो देखो I1/I2 की वैल्यू में पता है क्या, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं कि L इज इक्वल टू, या हमने पढ़ा है कि E1 इज इक्वल टू होता है L1 di/dt, क्योंकि अच्छा और E2 इज इक्वल टू होता है L2 di/dt। माइनस साइन कंसीडर भी करेंगे तो डिवाइड करने के बाद वो कट जाएगा, ठीक। di/dt क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना करंट सेम रेट से जो है इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे di1/di2 नहीं लिया हमने, तो यहाँ पर आप ये देखिए di से तो di कट जाएगा, तो अगर आप E1/E2 की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, L1 की वैल्यू 12 मिली हेनरी, ठीक, और इसकी वैल्यू 30 मिली हेनरी, तो 12/30 कितना हो जाएगा, आप इसको कैंसिल करें, 3 से ये 4 बचेगा, 3 से 10 बचेगा, 2 से कैंसिल करो, 2 2 जाइए, ठीक है, 2 5 या 10। तो E1/E2 अभी हमने क्या निकाला I2/I1 के बराबर है, तो E1/E2 किसके बराबर है I2/I1 के बराबर है, तो E1/E2 की वैल्यू क्या आ गई 2/5,
तो I2/I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1/E2 की जो वैल्यू है वही I2/I1 की वैल्यू होगी 2/5। अगर हम इसको पलट देंगे, I1/I2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 5/2। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि U1/U2 इज इक्वल टू 12/30, और ये हो जाएगा I1/I2 की जो वैल्यू है दैट इज 5/2, जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4। सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 5 6 जा इतना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया U1/U2 इज इक्वल टू 5/2। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, प्रैक्टिस करें, देखें और इसको याद रखने की कोशिश करें कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो देखो, समझ में आना और क्वेश्चन को करना अलग चीज है और उसको भूल जाना अलग चीज है। तो अपन को भूलना नहीं है, याद रखना है। क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है उसको पढ़ते हैं जरा। देखो, तो ये क्वेश्चन हमें मिल गया। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी। देखते हैं, ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है, 1.5 हेनरी। दो कॉइल के बीच में इतना ऐसा जो है हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। करंट जो है ये I1 से लेकर के, I1 की वैल्यू 0 एम्पियर थी, I2 की वैल्यू कितनी हो रही है, 20 एम्पियर, है ना। मतलब करंट की वैल्यू 0 से 20 एम्पियर तक चेंज हुई और इसको जो टाइम लगा दैट इज 0.5 सेकेंड, ठीक। इसके बाद क्या दे रहा है, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स। देखो, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दिया ना आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 1.5 हेनरी। तो अपन क्या करें, अपन को तो पता है EMF इज इक्वल टू होता है एम डी आई, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एम DI/dt। अगर चेंज बड़ा है तो मैं लिखूंगा del I/del t, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ del∅/del t, और ये हो जाएगा मेरे पास m del∅/del t, ठीक है। डेल्टा t से तो डेल्टा t उड़ जाएगा दोनों साइड, ठीक। तो del∅ की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू 1.5, चेंज इन करंट कितना है 20 - 0, तो ये del∅ इज इक्वल टू आ जाएगा 30 वेबर। 30 वेबर ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक। आगे बढ़ेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा जा रहा है, एन आयरन कोर सोलेनॉइड हैज सेल्फ इंडक्टेंस 2.8 हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस की बात करी जा रही है जिसमें आयरन कोर इंसर्टेड है, ठीक है, 2.8 हेनरी है, ठीक। व्हेन कोर इज रिमूव्ड सेल्फ इंडक्टेंस बिकम्स, मतलब L1 की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी। L2 की वैल्यू जब कोर निकाल दी गई तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है 2 मिली हेनरी हो गई। 2 मिली हेनरी मतलब बहुत ज्यादा ही घट गई, ठीक। व्हाट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर या ऑफ कोर यूज, तो आपको म्यू आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक। देखो, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि पहले वाले केस में जो L1 की वैल्यू है वो 2.8 मिली हेनरी है। तो पहले वाले केस में जो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर A/L, ठीक, विद सॉफ्ट आयरन कोर या विद आयरन कोर, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा। जब कोई मीडियम इंसर्टेड होता है तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा। और जब यहां पर सिर्फ इतना यूज करा है अपन ने A/L, मतलब अपन ने जब कोर यूज नहीं की तो इतना जो है सेल्फ इंडक्टेंस बचा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि देखो इसमें हेनरी है, इसमें मिली हेनरी है, तो आंसर काफ़ी बड़ा या काफ़ी छोटा आ सकता है। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे तो ये जो पूरा टर्म है ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में तो कोई छेड़खानी की नहीं। म्यू आर की हम बात करेंगे, म्यू आर की, तो म्यू आर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कितनी आएगी, ये आ रही है हमारी 2.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ तो म्यू आर इज इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगी। म्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये अच्छा कैंसिल करेंगे तो हाँ 1.4 आ जाएगी 10⁻³ और रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट, परमिएबिलिटी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये वैल्यू भी मिली हेनरी में होती ऊपर वाली तो आंसर 1.4 आ जाता, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लेना जो भी कुछ दिया हुआ है, ठीक। हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन है चैप्टर 7 का, इसको नहीं करेंगे अपन। ये क्वेश्चन
देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिल रहा है आपको, इसमें दिया है करंट फ्लोइंग इन टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर इंक्रीजिंग एट सेम रेट, इफ द पावर सप्लाइड टू कॉइल्स आर इक्वल देन फाइंड द इंड्यूस्ड वोल्टेज, है ना। करंट जो है सेम रेट से फाइंड द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज। देखो पहला वाला क्वेश्चन अब ये रिपीट हो गया, E1/E2 आपको निकालना है। E1 की वैल्यू कितनी है, L1 माइनस L1 भी कंसीडर कर रहे हो, di/dt, करंट जो चेंज हो रहा है वो सेम रेट से हो रहा है, तो दोनों में ही di/dt लेंगे, di/dt लेंगे, ठीक है। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या बचेगा, तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो E1/E2 का जो रेशियो निकल के आएगा दैट इज 16/12 के बजाय ये हो जाएगा 4 से कैंसिल करोगे तो 4/3 ये निकल के आएगा, है ना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है। अब देखो पावर क्या है, पावर सप्लाइड कैसी है, इक्वल है ना, मतलब पावर अगर दोनों में सेम है तो आपको यहाँ पे लिखना है केस टू, पावर अगर सेम है तो सेम पावर के लिए, फॉर सेम पावर के लिए क्या है, हमेशा E और I का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, मतलब E1I1 इज इक्वल टू E2I2 हो जाएगा, है ना। तो E1/E2 इज इक्वल टू I2/I1, ये हो जाएगा I2/I1, ठीक है। तो E1/E2 की वैल्यू कितनी है, 4/3, जो अभी हमने अभी निकाली। I1/I2 की ये 4/3 हो गया, I2/I1, तो यहाँ से I1/I2 की जो वैल्यू होगी, I1/I2 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 3/4, मतलब बस ये वैल्यू पलट जाएगी, है ना। ये वैल्यू कितनी हुई, 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल एट गिवन इंस्टेंट, आपको इन कॉइल्स में एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो U1/U2 आपको करना है फिर से हाफ L1I1 स्क्वायर अपॉन हाफ L2I2 स्क्वायर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब U1/U2 आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्लियर है, ठीक। तो ये आपके लिए हो गया। अभी देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है यहाँ पे, ये एक डेरिवेशन है, और सबसे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपको कुछ डेरिवेशंस अच्छे से कर लेने हैं, जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैंने 2-3 बार इसको करवा दिया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की रिवीजन वीडियो भी देखी है, उसमें भी ये डेरिवेशंस आपको मिल जाएंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड 2-3 बार मैंने इसको करवा दिया, इसीलिए इस वीडियो में मैंने इसको इंक्लूड नहीं कराया। उम्मीद करूंगा कि आप इसको खुद से कर लेंगे। डेरिवेशन है सोलेनॉइड, और इसके साथ साथ आपको कर लेना है एनर्जी स्टोर्ड, ये एक आध बार ही पूछा गया है, डेरिवेशन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है, ये आप अच्छे से कर लो। और इसमें एक जो डेरिवेशन है उस पर एक क्वेश्चन भी आ जाता है, वो अभी हम जो है समझ लेते हैं, उसी को अभी हम समझने वाले हैं। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मिल रहा है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है, मान के चलो ये एक कॉइल है और एक ये कॉइल ये है, ठीक है। यहां पर दिया जा रहा है कि वन ऑफ स्मॉल रेडियस आर, लेट से इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। कैपिटल आर की जो वैल्यू है ये स्मॉल आर से बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है, आगे दिया हुआ है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अरेंजमेंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपको डेरिवेशन करना है। देखो कैपिटल आर, इसकी रेडियस काफी बड़ी है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो करंट जो होगा ना, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये इसके लिए कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये काफी छोटा है, तो हम ये मानेंगे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले की छोटे वाले के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होगी। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होगा, लेट से मैं आपको बता दूं, लेट से हमने इसको नाम दे दिया कॉइल 1 और इसको नाम दे दिया कॉइल 2। तो जैसे मान लो कि अगर मैं निकाल रहा हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, तो आपको समझना है कि यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा ये होगा फ्लक्स। देखो अगर मान लो कि पहले वाले कॉइल के साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहा हूं और दूसरे वाले के कारण, तो याद रखिए कि फ्लक्स किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, दूसरे वाले के साथ, सॉरी पहले वाले के साथ, और करंट किसका, दूसरे वाले का, है ना। याद रखो, समझो अभी ध्यान से क्या कहा जा रहा है कि यदि मैं
फर्स्ट के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहा हूं सेकंड के कारण, तो उसको लिखता हूं M12। अब फर्स्ट के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहा हूं तो यहां पे मैं लिखा φ1, और सेकंड में जो करंट फ्लो होगा उसके कारण से मैंने बोला अपॉन में I2। φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले की, तभी तो फर्स्ट से कनेक्ट होगी, फॉर्मूला होता है B इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी, सेकंड की, एरिया किसका, फर्स्ट का, अपॉन में I2। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट NI अपॉन 2R, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं करी गई, तो म्यू नॉट I अपॉन 2R, B2 की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगी इतनी, ठीक है। चलिए सेकंड वाले की रेडियस 2R है ना, कैपिटल R। A1 की बात करेंगे तो ये हो जाएगी πr², फर्स्ट वाले की जो एरिया है वो इतना है, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो फॉर्मूला जो बन जाएगा अपॉन में क्या है, अपॉन में I2 है, ठीक। चलिए तो यहां से हम ये देखेंगे कि I2 से I2 कट जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट वाली कॉइल में सेकंड के कारण जो होगी ये हो जाएगी म्यू नॉट πr² अपॉन 2R, ठीक। ये हो गया अपने पास। अब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट कॉइल में होता है सेकंड के कारण, वही होता है सेकंड कॉइल में फर्स्ट के कारण, और इसको हम M लिख सकते हैं, ठीक। अब ये फॉर्मूला आप जो देख रहे हो, ये अंदर वाली कॉइल है स्मॉल r और ये बाहर वाली कॉइल है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो है क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको भी हम एक क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप, ये 2020 में पूछा गया, और ये जो डेरिवेशन के फॉर्म में पूछा गया ये भी आपसे कहाँ गया भाई, ये आपसे पूछा गया 2016 में, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लिया 2020 में। देखिए क्या दिया जा रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप हैं जिनकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक। कन्वर्ट करेंगे मीटर में 10⁻⁻² मीटर निकल के आएगी। म्यूचुअल इंडक्ट, अच्छा, और जो कैपिटल R की वैल्यू मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ 20 सेंटीमीटर, जो कि दी हुई है यहाँ पे 20 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे 10⁻⁻² का इंटू हो जाएगा। अच्छा, क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे M इज इक्वल टू फॉर्मूला म्यू नॉट πr² अपॉन 2 कैपिटल R, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू 4π, ठीक, इंटू 10⁻⁻7, और पाई की जगह लिखा हमने पाई, और उसके बाद R² की जगह क्या लिखेंगे, देखो R क्या है 10⁻², इसका स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा, ठीक, अपॉन 2 की जगह 2 लिखा, R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू क्या है 20 इंटू 10⁻², ठीक। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे देखो 10⁻7, 10⁻, का ये 3 बचा, क्लियर है, इतनी बच रहा है, ठीक। इसके बाद देखो 10⁻², है ये कैंसिल होगा, 10⁻1 बच जाएगा, क्लियर है। अभी क्या है और कुछ यहाँ पर, ये देखो ये बचा है 4π², क्या बचा 4π², कुछ और तो नहीं है, म्यू नॉट की जगह, ठीक है 10⁻, अच्छा एक मिनट, ये कैंसिल, गलत कैंसिल कर दिया अपन ने, है ना, गलत, एकदम गलत कैंसिल कर दिया, ठीक। देख लेते हैं, -2 यहाँ पे 10 था, और ये बचेगा माइनस का, यहाँ पे बचा -2, ठीक। यहाँ बच गया 4π² अपॉन में आ गया ये अपने पास 40, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 10⁻⁷, क्लियर। तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π² की वैल्यू 9.8 के आसपास होगी, ठीक। चलो अपन एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें जल्दी से इसको सॉल्व कर देंगे। देखो 4π² को आप सॉल्व करो, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.146 इंटू 3.146, तो आंसर आ गया 39.589, है ना, 39.589, तो 39.6 में इसको कंसीडर कर लेता हूं, अपॉन में क्या है 40, अपॉन में 40 है, ठीक है, इनटू में क्या है 10⁻⁻, का 7 और 2 9, ये माइनस का 9 चलेगा, 9 चलेगा, बिल्कुल माइनस का 9 चलेगा, ठीक, माइनस का 9 हो गया। M इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9895 के अप्रॉक्स ये आपका आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻9, और इसकी आंसर होगी हेनरी में, आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, इसको एक बार देख लो, सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, if current passed through the outer loop is changed at the rate of 5 ampere per millisecond, ms का मतलब यहाँ पे मीटर से तो हो नहीं सकता, करंट जो चेंज हो रहा है di/dt बता रहा है, di/dt, i की यूनिट एम्पियर है, dt की यूनिट क्या है सेकंड, तो di की वैल्यू जो है
डी आई बाई डी टी, तो मिली मिली हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, मिली दिया हुआ है, तो अगर हम इसके सेकंड की बात करेंगे तो डी आई बाई डी टी की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 5 एम्पियर पर मिली सेकेंड। हाँ, तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो 5 इंटू मिली की वैल्यू 10⁻³ और ये एम्पियर सेकेंड, तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये 5 इंटू 10⁻³ होना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या दिया हुआ है, आपको निकालना है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा एम डी आई बाई डी टी, अभी ये हो जाएगा। ठीक है, आपको इस ईएमएफ की वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक, ये आपका होमवर्क है, हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस करेंगे और जो एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको एक्स्ट्रा डेरिवेशन बोले हैं, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बढ़िया से क्वेश्चंस आपके बिल्कुल फंस जाएंगे पेपर में, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।